हेलो बच्चों, अंकुर मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भौतिकी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में गोलीय दर्पण पर हम चर्चा करेंगे। ये देखते हैं हम यहाँ पर जो है गोलीय दर्पण जो है, ये गोलीय खोखले गोले का जो है ये काटा गया भाग होता है। गोलीय दर्पण जो है बच्चों, ये एक खोखले गोले का ये काटा गया भाग होता है। जैसे इधर से काट लिया जाए, यहां से काट लिया जाए, अब इसको यहां से काट करके निकाल दिया जाए और इसको बाहर से पॉलिश कर दिया जाए तो एकदम अवतल दर्पण की तरह जो है ये रूप ग्रहण कर लेता है। और इसको यहां से काट कर निकाल दिया जाए, इसको अंदर से पॉलिश कर दिया जाए तो ये बिल्कुल जो है उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करने लगता है। इसका अर्थ यह है कि गोलीय दर्पण गोले का जो है एक काटा गया भाग होता है जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर ये पूछ ले कोई कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अवतल दर्पण और नंबर 2 उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि अवतल दर्पण जो है उसका प्रारूप कैसा होता है। देखते हैं बच्चों, ये जो है एक अवतल दर्पण है। ये कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और इसका डेफिनेशन आप कैसे देंगे? ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, जिसमें परावर्तन जो है दबे हुए भाग से होता है, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। ये M1 और M2 ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। या मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर ये फोकस से होकर जाती है। इसीलिए बताया गया है बच्चों इसमें कि इसमें जो प्रकाश का परावर्तन है ये दबे हुए भाग से होकर जाता है। इसलिए यह जो दर्पण है अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अब यहां पर दूसरा जो दर्पण आता है, अब इसमें परावर्तन जो है उभरे हुए तल से होगा। इसका ये मुख्य अक्ष है। ये M1 और M2 जो है दर्पण का द्वारक है। अब इसमें जो प्रकाश की किरण आएगा तो इसका परावर्तन जो है उभरे हुए तल से होगा। ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ये उत्तल दर्पण है बच्चों, क्योंकि इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होगा उभरे हुए भाग से होगा और इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होगा दबे हुए भाग से होगा। अब चर्चा करेंगे परावर्तन के नियम के बारे में। परावर्तन का नियम क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बच्चों, ये जो है एक तल है, ये आपतित किरण है। ये कैसा किरण है? आपतित किरण है।
ये आपतित किरण है, और ये जो है ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। और ये इसका नॉर्मल है, इसे अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। ये आपतन कोण है और ये जो है परावर्तन कोण है। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो इसको यहां ऐसे लिख दिया जा रहा है, आपतन कोण। और ये जो है परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण। तो बच्चों यही परावर्तन के नियम में बताया गया है। परावर्तन का पहला नियम है ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है। और ये आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल में होते हैं बच्चों। ये परावर्तन का पहला नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है बच्चों। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों नियम परावर्तन के नियम कहलाते हैं। और इसके बारे में इसके आगे हम प्रतिबिंब बनाने के नियम पर चर्चा करेंगे। प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम हैं? एक प्रश्न यहां पर बनता है बच्चों, प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम। यहां एक प्रश्न आता है, प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम हैं? प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। पहला नंबर 1, पहला नियम है ये अवतल दर्पण है बच्चों, ये इसका मुख्य अक्ष है। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष है जिसका ध्रुव P है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। यही बिंदु जो है मुख्य फोकस है बच्चों। ये जो बिंदु है F है, यही मुख्य फोकस है। अब यहां यही पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। यह पहला नियम है। दूसरा नियम है, दूसरा नियम है ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें जिस मार्ग से जाती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें जिस मार्ग से जाती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यह प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है ये बच्चों गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष है। अब तीसरा नियम है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य फोकस है इसका। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
ये किरण जो है, ये जो किरण आ रहा है ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष है। ये जो लाइन बना हुआ है सीधे, इसे जो है मुख्य अक्ष कहते हैं, और ये दर्पण का ध्रुव है। तो बच्चों, प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम हैं? 3 नियम है। पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तीसरा नियम है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह तीसरा नियम है। अब हम रेखीय आवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या है? यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि रेखीय आवर्धन क्या है। रेखीय आवर्धन जो है क्या है? रेखीय आवर्धन रेखीय आवर्धन रेखीय आवर्धन जो है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यह एक अनुपात है। जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है, ये एक वस्तु है OO डैश जो मुख्य अक्ष पर स्थित है। ये अवतल दर्पण है। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश का किरण गया, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाएगा। कहां से जाएगा? मुख्य फोकस से। ये F है बच्चों। ये कौन सा बिंदु है? मुख्य फोकस है। और एक किरण जो है इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा, और जो किरण नहीं, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा बच्चों। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाता है, परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से वो जाता है उसी मार्ग से वापस लौट जाता है। यह नियम हम प्रतिबिंब बनाने के नियम में देख चुके हैं। अब यहां इसका जो है वस्तु का प्रतिबिंब II डैश प्राप्त होता है। II डैश प्राप्त होता है। तो OO डैश जो है वस्तु OO डैश बराबर +Y1 और II डैश बराबर -Y2। तो रेखीय आवर्धन जो है, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई ये जो है II डैश है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई है। तो यहां जो रेखीय आवर्धन होगा प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। इसे हम यम से प्रकट करते हैं। तो यम बराबर हो जाएगा बच्चों ये वस्तु की लंबाई और ये प्रतिबिंब की लंबाई। तो रेखीय आवर्धन बराबर ये प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई जो है +Y2 है, नहीं -Y2 है बच्चों, -Y2, और वस्तु की लंबाई जो है +Y1 है,
y1, तो m बराबर हो जाएगा -y2 अपान y1। ये दोनों जो है ये प्रतिबिंब की लंबाई और ये वस्तु की लंबाई का एक अनुपात है, इसलिए रेखीय आवर्धन का कोई जो है मात्रक नहीं होता, रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। तो इसको हम घेर देंगे बच्चों, m बराबर हो जाएगा -y2 अपान y1। इसके बाद हम दर्पणों की पहचान कैसे करेंगे? एक प्रश्न यहां पर और आता है कि दर्पणों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। दर्पणों की पहचान हम दो प्रकार से कर सकते हैं। नंबर एक, तो वस्तुओं का प्रतिबिंब देखकर, वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसकी सहायता से हम प्रतिबिंबों को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि दर्पण अवतल है अथवा उत्तल है। और दूसरा है दर्पणों को छू करके, दर्पण को छू करके भी ये पता लगाया जा सकता है कि दर्पण उत्तल दर्पण है अथवा अवतल दर्पण है। दर्पण की यहां एक प्रश्न और आता है, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर में क्या संबंध है? स्मॉल आर में क्या संबंध है? ये एक प्रश्न है बच्चों। दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर में क्या संबंध है? तो आज इसका ये जवाब है, दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भौतिकी का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।